हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन एजेन और ये चल रहा है अपना चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी अपना क्या चल रहा है, कंस्ट्रेंट मोशन। और कंस्ट्रेंट मोशन में अपना क्या चल रहा है आज के लेक्चर में, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से पहले मैंने वेज कंस्ट्रेंट के वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो जो वेज कंस्ट्रेंट है वो पढ़ चुके हैं, तब हम इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर किसी ने वेज कंस्ट्रेंट नहीं पढ़ा है तो बेहतर होगा पहले वेज कंस्ट्रेंट पढ़ लें, क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा। यहां पर मैं ये मानते हुए चलूंगा कि वेज कंस्ट्रेंट पढ़ाया जा चुका है और हमें वेज कंस्ट्रेंट आता है। एक बार मैं शॉर्ट में वेज कंस्ट्रेंट को वापस से एक बार बता देता हूं। 3 स्टेप में मैंने वेज कंस्ट्रेंट बताया था इससे पहले की वीडियो में। पहला स्टेप क्या होता है, कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करो कॉन्टेक्ट सरफेस का। दूसरा स्टेप होता है दोनों कॉन्टेक्ट सरफेसेस के डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी के कंपोनेंट करें अलोंग कॉमन नॉर्मल, और उसके बाद क्या करें, दोनों को इक्वेट कर दें। तो आज अब हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रेंट मोशन में भी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। अभी तक मैंने फोर्सेस की बात नहीं की है और किसी चीज की बात नहीं की, हमने स्टैटिक कंस्ट्रेंट मोशन से किया है ना। तो अब समझने की कोशिश करते हैं हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी। रस्सी हम सबने देखी है ना। रस्सी शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने रस्सी ना देखी हो, है ना। रस्सी जरूर देखी होगी, कपड़े सुखाने के काम आती है ना। और भी कई जगह पर कोई भी चीज को हमें बांधना हो, ठीक है ना, कोई पैकिंग करनी हो तो रस्सी की जरूरत पड़ती है। तो रस्सियों की जरूरत बहुत जगह पर पड़ती है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इन सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो कि रस्सी और पुली, स्ट्रिंग और पुली के कॉम्बिनेशन वाली सिचुएशंस होती हैं, ठीक है ना। तो उन सिचुएशंस की बात अपन इस स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रस्सी होती कैसी है। तो रस्सी दिखने में तो ऐसी दिखती है, ठीक है ना, ऐसे ट्विस्टेड होती है, ठीक है ना। अब ट्विस्टेड क्यों होती है, वैसे एक बहुत हालांकि हमारे सिलेबस से ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी रस्सी को ऐसे ट्विस्टेड क्यों बनाया जाता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है ना। वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, इसी चैप्टर के किसी वीडियो में मैं कहीं पर उसको बताऊंगा, ठीक है ना। किसी भी वीडियो में हो सकता है, मोस्ट ऑफली कंस्ट्रेंट के किसी वीडियो में मैं बताऊंगा रस्सी के बारे में कि वो ट्विस्टेड क्यों होती है। तब तक मैं ये चाहता हूं, मैं जानबूझ करके नहीं बता रहा हूं अभी। क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद सोचें क्यों रस्सी को ऐसे ट्विस्टेड बनाया गया। सारे फाइबर्स को ऐसे ही क्यों नहीं लगा दिया गया, फाइबर्स को ऐसे ट्विस्ट करके क्यों लगाया गया, सबको एक साथ लगा देते, ठीक है ना। और ध्यान से सुने, मैंने कहा है सोचें, मैंने ये नहीं कहा है गूगल पे ढूंढ लें, ठीक है ना, या इंटरनेट पे ढूंढ लें। नहीं, हम खुद अपने दिमाग से सोचें कि रस्सी को ऐसे क्यों बनाया गया है, ठीक है ना। और हजारों साल से रस्सी ऐसे ही बनती आ रही है। ऐसा नहीं कि रस्सी को आज ही ऐसे बनाया गया, रस्सी हजारों साल से पहले भी, हजारों साल पहले भी रस्सियां हुआ करती थी, तब भी ऐसी बनती थी, ठीक है ना। तो अब ये जो रस्सी है, ये रस्सी की कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी हैं जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है इनएक्सटेंसिबल। प्रैक्टिकली रस्सी इनएक्सटेंसिबल नहीं होती है। प्रैक्टिकली रस्सी में थोड़ा सा एक्सटेंशन हो सकता है। जैसे मान लो कोई रस्सी है, इस तरह से कोई रस्सी है, उस रस्सी पे कुछ वेट सस्पेंड किया जाएगा, है ना, कुछ मास उस पर टांगा जाएगा, कोई उस पर फोर्स लगाया जाएगा, तो उसमें कुछ एक्सटेंशन होगा। लेकिन वो जो एक्सटेंशन होता है वो बहुत बहुत मामूली सा होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पज हम उसको इनएक्सटेंसिबल मानते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम जो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में रस्सी को कंसीडर करेंगे, जब तक कुछ ना कहा जाए तो डिफॉल्ट एजम्पशन होगा इनएक्सटेंसिबल, ठीक है ना। स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान ना दें, हो सकता है स्पेलिंग गलत भी हो सकती है ना। मेरा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान थोड़ा कमजोर है, स्पेलिंग मुझे बड़ी मुश्किल से याद होती है, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, ठीक है ना। तो खैर उन पे ज्यादा ध्यान न दें, वैसे मोस्ट प्रोबेबली सही है। तो इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ सकता, हम उसको ऐसे खींच के बड़ा नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ये चीज बहुत, फिर से मैं कह रहा हूं, मैं एक एक चीज को बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं, ये मानते हुए कि जो मेरे सामने बैठा है उसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना, उसको इस चैप्टर का कुछ भी नहीं आता है, लेकिन इससे पहले का आता है ना, इससे पहले का सब कुछ हमें आता है। अब तो इनएक्सटेंसिबल होती है रस्सी, है ना। अब मैंने अभी कहा कि प्रैक्टिकली कुछ एक्सटेंशन होता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। आगे समझ में, ठीक है। तो इनएक्सटेंसिबल एक प्रॉपर्टी तो हो गई। इनएक्सटेंसिबल मतलब उसकी लेंथ में चेंज नहीं आएगा, और यही प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रेंट मोशन में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सारा जो फॉर्मूला बनेंगे
सारे जो फॉर्मूले बनेंगे वो इसी प्रॉपर्टी से बनेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? तो फ्लेक्सिबल का मतलब है, जैसे ये देखो चौक है, तो चौक को मैं ऐसे मोड़ना चाहूं, मोड़ नहीं सकता हूं, ठीक है ना। चौक को अगर मैं इस तरह से मोड़ना चाहूंगा तो मोड़ नहीं पाऊंगा, ये टूट जाएगी। लेकिन अगर हम रस्सी की बात करें तो रस्सी को बड़े आसानी से इस तरह से मोड़ा जा सकता है, ये वायर है जैसे, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं फ्लेक्सिबल का मतलब है इस तरह से उसको बड़े आसानी से ट्विस्ट किया, मतलब ट्विस्ट भी नहीं कहेंगे इसको, ऐसे आसानी से बैंड किया जा सकता है। ट्विस्टिंग अलग चीज होती है थोड़ी, ठीक है ना, उसको आसानी से बैंड किया जा सकता है। तो रस्सी को हम बड़े आसानी से ऐसे मोड़ सकते हैं ना, इसको हम ऐसे करना चाहें बड़े आसानी से किया जा सकता है। ये समझ में आ गया? तो हमने क्या समझा? दो प्रॉपर्टी समझी, इनएक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल। ये दो प्रॉपर्टी हमारे कंस्ट्रेंट मोशन में काम आएंगी। कुछ और भी प्रॉपर्टी होती है। एक और प्रॉपर्टी होती है कि रस्सी को हम मासलेस मानते हैं, फ्रिक्शनलेस मानते हैं। मानते हैं कह रहा हूं, होती है नहीं कह रहा हूं, मानते हैं मासलेस और फ्रिक्शनलेस फॉर कैलकुलेशन पर्पज, क्योंकि वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। और इस लेवल पे अभी हम बहुत सारी चीजों से बचना चाहते हैं। इंजीनियरिंग में जाकर के वो सब चीजें फिर उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो वो दो प्रॉपर्टी के बारे में बाद में सोचेंगे जब हम फोर्सेज की बात करेंगे, मास की बात करेंगे। अभी हम कंस्ट्रेंट मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अब मैं इसमें समझाना चाहता हूं, ये तो हमने रस्सी को समझ लिया, रस्सी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रस्सी को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे लाइन से, है ना। असल में रस्सी ऐसी होती है लेकिन हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे लाइन से। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी चीज आती है पुली। वो पुली क्या होती है? ठीक है ना। अब कई लोगों ने पुली देखी होगी, हो सकता है कुछ लोगों ने ना भी देखी हो, क्योंकि पुली अब इतनी कॉमन कोई चीज नहीं है ना। जनरली गियर्स ज्यादा यूज होते हैं, पुलीज कम यूज होती हैं। तो जिन्होंने पुली देखी है बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए मैं समझाना चाहता हूं, और जिन्होंने देखी उनके लिए भी थोड़ा सा समझना अच्छा रहेगा पुली होती क्या है। तो जैसे मान लो ये कोई पुली है, इस तरह से होती है, ये ऐसे पुली, ठीक है ना। एक सर्कुलर शेप की डिस्क जैसी चीज है ना। और उसके बाद यहां पर उसमें एक होल किया हुआ है जिसमें एक्सल लगाया जाएगा, और उस एक्सल के ऊपर ये ऐसे घूम सकती है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्या है, इसको अगर हम, ये तो ऐसे दिख रही है ना। जब मैं इसको साइड से देखूंगा, इसको साइड से देखने पर ये पुली कैसी दिखाई देगी? अगर इस जगह से इसको देखा जाए तो इस जगह से देखने पर ये दिखाई देगी कुछ ऐसी। बहुत ध्यान से समझ लो, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा इतनी छोटी सी चीज पे इतना क्यों स्ट्रेस दिया जा रहा है। जिनको ये नहीं समझ में आता है उन्हीं को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मुश्किल लगता है। जिनको ये समझ में आ जाएगा ना, उनको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत बहुत आसान लगेगा। पूरे फिजिक्स में इससे आसान कोई टॉपिक है ही नहीं, और पूरे फिजिक्स में इससे मुश्किल टॉपिक भी कोई नहीं है, ठीक है ना। पूरे चैप्टर में बहुत थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, बस उनका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। एप्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया? साइड से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देगी, ऐसे एक कट दिखाई देगा, ऐसा स्लॉट बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं, एक बहुत कॉमन सिचुएशन है जहां पर हमें पुली दिखाई देती है, वो है जब हम कंप्रेसर से हवा भराने जाते हैं। तो कंप्रेसर अगर किसी ने ध्यान से देखा हो तो ऐसे एक सिलेंडर सा होता है, ठीक है ना। जो भी कोई हवा भराने गए होंगे साइकिल में, बाइक में, किसी भी गाड़ी में, तो ऐसे एक कंप्रेसर, एक बहुत बड़ा सा सिलेंडर होता है। सिलेंडर के ऊपर यहाँ पर कुछ एक मशीन सी लगी होती है, और एक साइड मोटर लगी होती है, ठीक है। एक साइड तो मोटर लगी होती है और दूसरी साइड कुछ मशीन होती है, उसी को कंप्रेसर कहा जाता है। ये तो क्या करता है, कंप्रेस्ड एयर को स्टोर करता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पुली पे यहाँ मोटर पे एक पुली लगी होती है, और यहाँ पर भी एक पुली लगी होती है, और फिर ये दोनों आपस में इस तरह से बेल्ट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा तो मैंने बता दिया, हम जहां भी रहते हैं उससे 5-10 किलोमीटर में कोई न कोई कंप्रेसर की दुकान हमें, पंचर बनाने वाली दुकान हमें मिल जाएगी, और वहां पे ये चीज पुली हमें देखने को मिल जाएगी। दूसरा जो कॉमन सी चीज है, बहुत कॉमन है, वो है गन्ने के रस की मशीन। तो गन्ने के रस की मशीन में भी एक तो मोटर होती है, मोटर के ऊपर पुली लगी होती है, और एक जो जिसमें गन्ना डाला जाता है रोलर्स के बीच में, उस रोलर वाली मशीन में भी एक बड़ी सी पुली होती है, और दोनों पुली आपस में बेल्ट से कनेक्टेड होती है। तो जिन्होंने अगर पुली नहीं देखी तो जरूर से देखें एक बार वहां जाकर के, ठीक है ना। वहां बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा, है ना। सारी फिजिक्स जो है हमारे आसपास है। बहुत फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसके क्वेश्चन चाहे सॉल्व होना हो, लेकिन हम देखना चाहें, अपनी आंखें खुली रखें तो अपने आसपास देख सकते हैं। अब ये पुली और रस्सी को मिलाया जाए तो क्या होगा, इस पुली के ऊपर एक रस्सी हम रख देते हैं। कैसे रख देते हैं? इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर से हमने ऐसे एक रस्सी रख दी,
अब है ना, रस्सी को मैं सिर्फ लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, असल में तो रस्सी ऐसी होती है, लेकिन हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस तरह से बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बार बार हम बना भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये रस्सी को हमने ऐसे एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरह की है, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। रस्सी का कुछ क्रॉस सेक्शन भी होता है प्रैक्टिकली, ठीक है ना। हालांकि हम इस चैप्टर में कैसा मानते हैं, जब तक कुछ ना कहा जाए बिल्कुल थिन मानते हैं, है ना, कि उसका कोई डायमीटर है ही नहीं, बिल्कुल धागे जैसी है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उसका कुछ क्रॉस सेक्शन होता है। इस तरह की रस्सी होगी। इसमें कैसी दिखाई देगी रस्सी, इसके ऊपर ऐसे। अब यहां पर देखें तो बहुत सिंपल सा है कंस्ट्रेंट मोशन रस्सी का, कि अगर मैं एक टुकड़े को नीचे खींचूंगा तो दूसरा ऊपर जाएगा, सिंपल सा। इसी को स्प्रिंग कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट कहते हैं, ठीक है ना। इसको अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो ये एक ऊपर जाएगा, इसको नीचे खींचूंगा तो ये इधर जाएगा। तो ये पुली क्या करती है, पुली ने क्या किया, हमने फोर्स लगाया नीचे की तरफ, और ये पुली स्ट्रिंग के अरेंजमेंट ने क्या किया, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, है ना, उसको डायरेक्शन को इस तरह से वहां पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। खैर अभी हम फोर्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ उनके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो इसको नीचे खींचा जाए तो ये ऊपर जाएगा, समझ में आ गया। तो अभी हमने इतनी देर में हमने क्या समझा, स्ट्रिंग और पुली। मुझे लगता है कि अब मैंने जो भी समझाया है मोस्ट प्रोबेबली सबको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग क्या होती है, पुली क्या होती है। हालांकि बहुत लोगों को पहले से आता होगा, उनको लग भी रहा होगा क्या बता रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मुझे पता है कि इसकी बहुत बहुत जरूरत है, कितना ही सिंपल हो फिर भी उसकी जरूरत है। तो इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ये हमने पुली और स्ट्रिंग की बात समझी है ना। और इसको क्या कहते हैं, जो रॉड इसके अंदर फिक्स की जाएगी, इस रॉड को कहते हैं एक्सल, ठीक है ना। ये एक्सल है जिसके ऊपर पुली घूमेगी, इस तरह से एक्सल होगा जिसके ऊपर पुली घूमेगी, समझ में आ रहा है, इस तरह से पुली घूमेगी। अब हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है और इन दोनों के बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है ये इस तरह से हम ऐसे चलाने की कोशिश करते हैं तो वो जो अपोजिशन होता है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। हालांकि वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बाद वाला चैप्टर होता है, पर फिर भी कुछ कुछ जगह पर फ्रिक्शन का नाम हमें लेना पड़ता है ये कहने के लिए कि फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटाता हूं और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन अब स्टार्ट होगा, किसका, स्प्रिंग का। अभी तक तो हमने स्प्रिंग को समझा, पुली को समझा, अब मैं कंस्ट्रेंट मोशन की बात करने जा रहा हूं। तो हमने एक प्रॉपर्टी कही थी कि रस्सी कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है। तो रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, अब उसी को हम यूज कर रहे हैं। अब हम एक और बात कहने जा रहे हैं कि रस्सी हमेशा टाइट रहेगी। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, लिखा रहेगा या नहीं लिखा रहेगा, तो जो सिचुएशन दी होगी उससे हमें कई बार कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूं पहले। चलो तो अब हमने क्या किया, एक रस्सी हम ले रहे हैं और रस्सी लेकर के फिर उसके बारे में समझेंगे। तो मैंने कहा कि भाई ये एक रस्सी है ना, स्प्रिंग है इस तरह से, ठीक है, स्ट्रिंग है। अब हमारे पास दो पॉइंट हैं, इस रस्सी में दो पॉइंट है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन दो पॉइंट की इंफॉर्मेशन हमको दी हुई। वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। हमने कहा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जा रहा है, सपोज इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 हमें दी हुई है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 हमें दी हुई है, ठीक है ना। v1 और v2 ये दो इसकी वेलोसिटीज दोनों पॉइंट की दी हुई है। अब हमने कहा, हमें इन्होंने कहा कि भाई हम एंगल भी बता देते हैं आपको कि ये जो एंगल है ये θ1 है और ये वाला जो एंगल है ये θ2 है। तो v1 और v2 दिया है और θ1 और θ2 दिया है। अब हम यहां पर कुछ और करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी रिलेटिव मोशन की, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की। मैं ये मान के चल रहा हूं रिलेटिव मोशन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से पहले का टॉपिक है, सबने वो पढ़ा हुआ है जो भी वीडियो को देख रहे हैं, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन पढ़ा हुआ होगा, तभी ये चीज समझ में आएगी। हालांकि मैं बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं पढ़ा हो तो भी ज्यादातर लोगों को समझ में आ जाए। तो इसका कंपोनेंट आ गया, कंपोनेंट हमें पहले से आना चाहिए क्योंकि वेक्टर पहले का टॉपिक है। तो v2 का कंपोनेंट इधर अगर मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा v2 cos θ2, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। v2 cos θ2, थीटा के पास वाला कंपोनेंट cos θ होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको भी कंपोनेंट कर देता हूं रस्सी के अलोंग, ठीक है। तो ये मैंने कंपोनेंट कर दिया रस्सी के अलोंग, v1 cos θ1, समझ में आ गया। अब
मेरे काम के जो कंपोनेंट है एक तो ये है और एक ये है। अब यहां से हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, ठीक है ना, जो कि सबके पास होता है, ठीक है। तो खैर थोड़ा सा कहा है मैंने, थोड़ा सा सबके पास होता है ना, कुछ लोगों के पास ज्यादा भी होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबके पास ज्यादा हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज, बहुत कॉमन सेंस हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, अगर ये वाला कंपोनेंट v2 cos थीटा 2 बड़ा हो जाए, है ना, ये v1 cos थीटा 1 से v2 cos थीटा 2 बड़ा हो जाए, तो क्या होगा? रस्सी की लेंथ बढ़नी पड़ेगी। अगर ये तेज चल रहा है, सपोज वैल्यू ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या होगा? दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, सेपरेशन होने लगेगा और उसको हम कहेंगे v सेपरेशन। जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा पर सेकेंड उसको कहेंगे v सेपरेशन। तो हम क्या चाहते हैं कि ये बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा हुआ तो रस्सी की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, जो कि बढ़ नहीं सकती, हमने शुरू में ही कह दिया, इनएक्सटेंसिबल। अब दूसरी बात, कोई कहे कि ये बड़ा हो जाए, तो ये बड़ा हो सकता है। कैसे बड़ा हो सकता है? अगर ये बड़ा होगा तो क्या होगा? रस्सी ऐसे लूज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये बड़ा होगा, मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ये 2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होने लगेगी। डिस्टेंस कम हो सकती है, क्यों हो सकती है? क्योंकि रस्सी ऐसे लूज हो सकती है। तो अब हमें एक और कंडीशन देनी है कि हम रस्सी को लूज नहीं होने देंगे। हमें सपोज ऐसी सिचुएशन दी है कि रस्सी हमेशा टाइट बनी रहती है, तो रस्सी अगर हमेशा टाइट बनी रहती है, इसका मतलब ये भी बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा? दोनों इक्वल होंगे। तो अब हम यहां पर एक रिलेशन लिखने जा रहे हैं। इफ स्ट्रिंग remains tight and inextensible हालांकि हमने पहले कह दिया, पर फिर यहां पर स्टेटमेंट जब हम लिख रहे हैं तो फिर से एक बार लिख देते हैं। इनएक्सटेंसिबल देन, ठीक है, देन, तो देन क्या होगा? ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये दोनों इक्वल होंगे तो इन दोनों को मैं इक्वल कर देता हूं। कैसे कर देता हूं? v1 cos थीटा 1, ठीक है, इज इक्वल टू v2 cos थीटा 2। ये हमें रिलेशन मिल गया। ये एक बहुत बड़ा रिलेशन हमें मिल गया। ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है ना। तो बेसिक चीज क्या है? बेसिक अगर देखा जाए तो हमें तो ये भी याद नहीं रखना। हमें क्या याद रखना है? हमें सिर्फ ये याद रखना है कि रस्सी कैसी है? इनएक्सटेंसिबल है, और जो सिचुएशन हमें दी होगी उसमें हमें खुद पता करना होगा कि रस्सी टाइट बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। 99% क्वेश्चंस में या तो लिखा होगा स्ट्रिंग रिमेन्स टाइट एट एवरी इंस्टेंट, या फिर उन्होंने जो सिचुएशन दी होगी उससे कंक्लूड हो जाएगा ये स्ट्रिंग रिमेन्स टाइट। सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो अब इसको नोट कर लेते हैं, इसको नोट कर लो पॉज करके, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के भी मान के चलो 2-3 वीडियो आएंगे। पहला ही वीडियो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद कुछ और वीडियो आएंगे। तो इस वीडियो में तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें तो बहुत बेसिक क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे के जो वीडियो होंगे उसमें हमें थोड़े एडवांस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पर ये बेसिक है, जिनको बिल्कुल नहीं आता है तो मैं उनको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ कि कोई सीधे यहीं पे पढ़ रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए। तो ये हमने मिटा दिया। अब इसके बाद हम एक पुली और रस्सी को मिलाकर के एक क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम ले रहे हैं एक पुली और एक रस्सी, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने लिया एक पुली, ये एक पुली है, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड पुली है, ठीक है, ये फिक्स्ड पुली है और इसके ऊपर ऐसे एक रस्सी जा रही है। इस तरह से 2 पॉइंट हैं। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया 1 और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया 2। अच्छा, फिक्स्ड पुली है तो फिक्स्ड को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? फिक्स्ड को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, है ना। इस तरह से एक सपोर्ट बना दिया जाता है, ऐसा, ये फिक्स्ड है। इस तरह से पुली को फिक्स्ड बनाया जाता है, या फिर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके, रस्सी ड्रॉ करके सपोर्ट बना दो, वो भी फिक्स्ड पुली है। अब यहां पर
हम ऐसा कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी, अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर नीचे ले जाऊंगा तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहां से यहां तक एक ही रस्सी है, उसकी लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए टोटल। तो अगर ये टुकड़ा 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज होगा, ये वाला पार्ट, राइट साइड वाला पार्ट 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज होगा, तो लेफ्ट साइड वाले पार्ट को 1 सेंटीमीटर से डिक्रीज होना पड़ेगा, इधर से कुछ रस्सी को उधर जाना पड़ेगा। ठीक है ना? अब तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं इसको x से नीचे ले जाता हूं तो इसको x से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर मैं इसको v से नीचे ले जाता हूं तो इसको v से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर मैं इसको a एक्सेलरेशन से नीचे ले जाता हूं तो इसको a एक्सेलरेशन से ऊपर जाना पड़ेगा। ये तो कब की बात है? जब पुली फिक्स्ड है। अगर पुली फिक्स्ड ना हो तो क्या होगा? तो अगर पुली फिक्स्ड ना है, नहीं है, पुली भी चल रही है, तो फिर क्या करें? तो फिर देखते हैं अब क्या होगा। तो अब हमने क्या किया? अब हमने और एक पुली बनाई। इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये पुली फिक्स्ड नहीं है, ये पुली इस तरह से, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं। कितने से ले जा रहे हैं? Vp से। Vp इसकी वेलोसिटी है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या कहा? इसके बाद हमने कहा कि इसके ऊपर से एक रस्सी जा रही है। ठीक है ना? ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब का एप्लीकेशन हमें दिखाई देगा। कहां पर दिखाई देगा? जैसे क्रेन होती है, लिफ्ट होती है, ठीक है ना? इन सब में इस तरह के पुली और स्प्रिंग के अरेंजमेंट होते हैं। क्रेन्स जो भी होती हैं उनमें पुली रस्सी बहुत काम आती है। ठीक है, चलो खैर, अभी हम वहां पर वापस यहाँ पर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। तो अब हमने इनको फिर से नाम दे दिया 1 और 2। ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया, इट इज मूविंग अपवर्ड with v1 velocity and it is moving upward with v2 velocity। और हमें कंडीशन दी है कि ये रस्सी हमेशा टाइट रहती है। तो अगर ये रस्सी हमेशा टाइट रहती है तो फिर क्या होगा? तो फिर अब इन दो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं? इस वाले पार्ट में लेंथ में कुछ इंक्रीज आए और इसमें कुछ डिक्रीज आ जाए, है ना? इंक्रीज होगा और इधर डिक्रीज होगा, इधर से कुछ रस्सी इधर आ जाए। ठीक है ना? हो सकता है ये डिक्रीज हो, ये इंक्रीज हो सकता है ये भी कांस्टेंट रहे, ये भी कांस्टेंट रहे। अब हमें नहीं पता क्या होगा। तो हमने क्या समझा था? हमने ये समझा था कि पुली रुकी हुई है, तो ये हम जानते हैं। तो हम एक ऐसा ऑब्जर्वर ढूंढना चाहते हैं, एक ऐसे ऑब्जर्वर से हम पूछना चाहते हैं जिसको ये पुली रेस्ट पर दिखाई देगी। तो ऐसा ऑब्जर्वर मैं ढूंढने जा रहा हूं और वो ऑब्जर्वर मुझे मिल गया यहाँ पर। ऐसा ऑब्जर्वर जो यहाँ पर बैठा है उसको क्या दिखाई देगा? तो देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर मैं इधर जाता हूं, अगर हम ट्रेन में बैठ के इधर जा रहे हैं तो हमें पूरी दुनिया इधर आती हुई दिखाई देती है। तो अगर ये यहाँ बैठ के ऊपर जा रहा है वीपी से, कितने से जा रहा है? ये वीपी से जा रहा है, तो इसको क्या दिखाई देगा? पूरी दुनिया वीपी से नीचे जाती हुई दिखाई देगी। मतलब ये वाला जो है ये वीपी से नीचे जाता हुआ दिखाई देगा और ये वाला भी वीपी से नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। और v1 v2 तो उसे दिखाई देगा ही। जैसे हमारी ट्रेन उधर जा रही है तो हमें क्या दिखाई देता है? पेड़ ऐसे जाता हुआ दिखाई देता है, प्लेटफॉर्म ऐसे जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर उधर से कोई ट्रेन आ रही है, वो ज्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई देती है जितनी उसकी एक्चुअल स्पीड है उससे, है ना? रिलेटिव मोशन में हमने पढ़ा है। अब हमें क्या करना है? इस ऑब्जर्वर से पूछना है। तो ये ऑब्जर्वर कह रहा है, इसने ऐसा कहा, भाई मान लो कि ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसको इंक्रीज करने वाला कौन है? वीपी, ठीक है ना? और डिक्रीज करने वाला कौन है? v1। तो ये कहेगा कि भाई इसमें मुझे इंक्रीज दिखाई दे रहा है, इंक्रीज करने वाला कौन है? ये है, यही तो बढ़ाएगा इसको, यही तो इसकी लेंथ को बढ़ाएगा। तो इंक्रीज होगा vp माइनस v1। और अगर इधर इंक्रीज हो रहा है तो इधर डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज करने वाला कौन है? v2। और उसको अपोज करने वाला कौन है? vp। तो डिक्रीज इज इक्वल टू v2 माइनस vp। समझ में आ गया? अब इंक्रीज और डिक्रीज कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इंक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज। समझ में आ गया? इंक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज, क्योंकि ये दोनों एक ही रस्सी के पार्ट हैं। तो एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा। इंक्रीज कितना हो रहा है? वीपी माइनस वी1 हो रहा है। तो वीपी माइनस वी1 इज इक्वल टू वी2 माइनस वीपी। समझ में आ गया? ये हमें मिल गया। अब इससे हमें क्या मिला? इससे हमको मिला वीपी को इधर ले आओ
तो 2Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2, समझ में आ गया। और इससे मुझे मिल जाएगा Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2, समझ में आ गया। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने हर किसी का डायरेक्शन एक तरफ माना है, Vp का, V1 का और V2 का, तीनों का डायरेक्शन मैंने एक तरफ माना है, तो मुझे ये फॉर्मूला मिला है Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2। इसी तरह से मुझे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला Xp इज इक्वल टू या Sp इज इक्वल टू X1 प्लस X2 बाय 2। इसी तरह से मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाय 2, समझ में आ गया। तो ये तीन फॉर्मूले तीनों एक जैसे हैं, याद रखने में बड़े आसान हैं, तो ये तीनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। तो पहला फॉर्मूला तो कंस्ट्रेंट मोशन का था, वेज कंस्ट्रेंट का, दूसरा फॉर्मूला ये है, दो फॉर्मूले हमारे पास बन गए, समझ में आ गया। तो अब ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अभी इस लेक्चर में हमने क्या किया, हमने एक तो रुकी हुई पुली को समझा, चलती हुई पुली को समझा, रस्सी को समझा, पुली को समझा, चार चीजें एक तरह से हमने समझी हैं और ये फॉर्मूला हमने याद किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना। हमें ये याद रखना है, ये क्या याद रखना है कि ये फॉर्मूला तब आया है जब हमने तीनों को सेम डायरेक्शन में माना है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, मैं शायद पहले अभी बताई नहीं, कि रस्सी हमेशा पुली के टेंजेंशियल होगी, जो भी रस्सी बनेगी वो पुली के टेंजेंशियल बनेगी। कभी भी हम ऐसे पुली बना के इस तरह से रस्सी ना बनाएं, ना ही हम पुली ऐसी बना के रस्सी ऐसी बनाएं, ये सब गलत तरीके हैं, ये सही तरीका है। आगे समझ में नोट कर लो इसको, ठीक है ना। बाकी फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे।